हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आरसीसी के आपके अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज के इस गणित के सेशन में हम लोग बात करेंगे जो कक्षा 10 की गणित है उसके मॉडल पेपर को लेकर, यानी एग्ज़ाम जो बच्चों आपका 2023 होने जा रहा है। इस 2023 के अंदर बोर्ड परीक्षा में आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का क्या प्रारूप रहेगा, छोटे छोटे किस्मों को से हमारे को क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी, सब बातों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहला गणित का मॉडल पेपर जो फर्स्ट है बच्चों मैं आपका शुरू करने जा रहा हूँ। बिना विलंब किए शुरुआत करता हूँ बच्चों आज के हमारे सेशन की। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर परिमेय संख्या 129/2 की घात 5 इंटू 5 की घात 7 इंटू 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार क्या है। बच्चों ये प्रश्न है आपकी प्रश्नावली 1 का और प्रश्नावली 1.4 का। ठीक है, आपको पता है दशमलव प्रसार को लेकर बच्चों जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना आप किस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे, आप हर के ऊपर फोकस करोगे। ठीक है, हर के आपको क्या चाहिए बच्चों, इसके आपको गुणनखंड चाहिए। हर के गुणनखंड आप लोग करो। ठीक है, और हर के जो गुणनखंड है बच्चों वो बताओ किसके रूप में होने चाहिए, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। अगर किसी परिमेय संख्या का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में अगर उसके गुणनखंड है, इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों, शांत होगा। ठीक है, तो आपने कहा सर हर की अगर बात करें तो वो है 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 7 इंटू 5 की घात 7। आपने कहा सर यहाँ पर आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातें आपस में क्या हो जाएगी बच्चों, जुड़ जाएगी। 5 कॉमन आ गया, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। तो आपने कहा सर m का मान तो आ गया 5 और n का मान बताओ कितना आ गया यहाँ पर 14। क्लियर। तो जिस परिमेय संख्या का हर उसके गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो, उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है बच्चों, आप कहोगे सर शांत होता है। ठीक है, तो बताओ प्रश्न नंबर एक का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। देखो वह बहुपद जिसकी अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा घात कितनी हो बच्चों, 2, उसे द्विघात बहुपद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वाड्रेट पॉलिनोमियल जिसको कहते हैं। राइट, आपने कहा सर यहाँ x² मतलब अधिकतम घात 2 है, x² माइनस का 4 यहाँ भी अधिकतम घात 2 है, x² माइनस का 4x प्लस का 4 यहाँ भी अधिकतम घात 2 है। लेकिन सर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है उस पर हमें पता चला कि यहाँ अधिकतम घात कितनी आ रही है, 3, तो ये कैसा त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका त्रिघातीय बहुपद। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या होगा, फाइनली करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न है, किसी बिंदु से वाई एक्स की दूरी, किसी बिंदु से वाई एक्स की दूरी क्या होती है, ये आपको बताना है बच्चों। अब देखो दो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, फटाक से जल्दी से आप लोग इन चीज़ों को चाहो तो अपनी बुक में नोट कर सकते हो। वैसे ध्यान से सुनना बच्चों, लास्ट टाइम है तो बिल्कुल रिवाइज पे आपको फोकस करना है। ध्यान से सुनो। एक तो होता है बच्चों हमारा एक्स निर्देशांक, ठीक है, और एक क्या काम में आता है बच्चों हमारे पास में, आप कहोगे सर वाई निर्देशांक। देखो एक्स निर्देशांक का मतलब होता है बच्चों बिंदु की वाई एक्स से दूरी। राइट, एक्स निर्देशांक का मतलब क्या होगा, आप कहोगे सर बिंदु की वाई एक्स से दूरी। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों वाई एक्स की तो आप कहोगे सर बिंदु की अक्ष से दूरी। क्लियर। अब देखो बच्चों, किसी बिंदु की एक्स एक्स से जो दूरी होती है, ठीक है, जिसको हम लोग वाई निर्देशांक कहते हैं। वाई निर्देशांक का मतलब बताओ क्या हो गया, कोटि, और एक्स निर्देशांक का मतलब क्या होता है बच्चों, भुज होता है। ठीक है,
तो किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी पूछी थी, तो y अक्ष की दूरी क्या होगी बताओ, x निर्देशांक, और x निर्देशांक को क्या कहा जाएगा, बिंदु के भुज के नाम से जाना जाएगा। तो आप कहोगे सर प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या है बताओ, फाइनली करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आगे बात करता हूँ। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ और आप कहोगे सर वाकई में ये तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है बच्चों, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुणी है। बच्चों एक पिता है, उस पिता की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुणी है, राइट। अब प्रश्न क्या कहता है, यदि पिता की आयु x वर्ष है, एक बात मुझे बताओ, एक तरफ लेंगे पुत्र को, दूसरी तरफ लेंगे बच्चों पिता को। पिता की आयु बताओ कितनी है, x वर्ष, और ये x वर्ष बच्चों ऑलरेडी तिगुनी है, 3 गुणी है अपने पुत्र की आयु से। इसका मतलब पिता की आयु अगर x वर्ष है और वो भी पुत्र से 3 गुणी है, तो इसका मतलब पुत्र की आयु क्या रह जाएगी, 1/3 भाग। 1/3 को x से गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर 1/3 इंटू एक्स यानी x/3। ठीक है बच्चों, अब x/3 का 3 गुना करो तो देखो x/3 का अगर 3 गुना करेंगे तो 3 से 3 तो कट जाएगा, और बताओ क्या बच जाएगा, x, जो किसकी आयु बच्चों, एक क्या नाम से, पिता की आयु है। आपका प्रश्न क्या कहता है बताओ, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। बच्चों बाद के लिए जोड़ा जाता है और पहले के लिए घटाया जाता है, राइट। अभी पुत्र की आयु कितनी है, x/3, 5 वर्ष बाद की पूछेगा तो x/3 प्लस का 5, राइट। आप कहोगे सर मिल गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका फाइनली करेक्ट जवाब। ओके चलो बच्चों, अब बात करता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। तो आपने कहा सर अगला प्रश्न जो 5 है वो कहता है यदि द्विघात समीकरण। अब देखो बच्चों बिल्कुल बारीकी से ना आपको एक एक चीज को सिखाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा एक मॉडल पेपर के हिसाब से आपका है ना 90% तक का काम करवा दूं। देखो बच्चों, यदि द्विघात समीकरण, पहली बात ध्यान रखना बच्चों, द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, यही होता है बच्चों। चलो, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस का kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल क्या हो बच्चों, समान। जब मूल समान होते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, d का जो मान है वो क्या होता है बच्चों 0, यानी विविक्त कर क्या होगा d, और d बराबर क्या होता है बताओ, b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो हमारे को क्या प्राप्त हो जाती है, तो आप कहोगे सर 0 प्राप्त होती है। अब देखो प्रश्न आपका क्या था, बताओ बच्चों, x² के साथ जो गुणा में आएगा वो किसका मान होगा, a का। तो आपने कहा सर a का मान क्या होगा 1, क्योंकि बच्चों x² के साथ यहाँ पर गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। x के साथ जो गुणा में आएगा वो b का मान होगा, तो आपने कहा सर b की जगह आ रहा है माइनस का k, ये हो गया बच्चों b का मान, और जो सबसे लास्ट में बचेगा वो आपका अचर पद होगा, यानी c का मान कितना आ गया बच्चों 4। ठीक है, के मूल समान है तो b² माइनस 4ac के बराबर क्या रखेंगे बताओ, 0 रखेंगे। के की वैल्यू आपको क्या करनी है बच्चों, यहाँ पर ज्ञात करनी है, राइट। अब देखो b² यानी आप कहोगे बच्चों माइनस के का स्क्वायर, b² माइनस का 4 इंटू ए का मान कितना है बच्चों, a इंटू सी का मान बताओ कितना है, तो आप कहोगे सर 4, और बताओ बेटा बराबर में क्या रखेंगे हम 0। इसको सॉल्व करो, देखो माइनस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और k का बताओ क्या हो जाएगा k², माइनस का 4 एकम 4, 4 चौको 16, बराबर में क्या आएगा बच्चों 0, माइनस का 16 इधर आएगा तो प्लस का 16, k² बराबर 16, स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा बच्चों रूट, अंडर रूट 16 की जो वैल्यू है बच्चों वो कितने प्राप्त हो जाती है, हमारे को 4 प्राप्त हो जाती है। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा फाइनली करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 कहता है बच्चों आपसे कि सर यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, बच्चों
समांतर श्रेणी को बताओ क्या कहा जाएगा, आप कहोगे सर एपी कहा जाता है। तो एपी का प्रथम पद बताओ क्या होता है बच्चों, आप कहोगे सर एपी का प्रथम पद तो होता है ए। ठीक है, चलो यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 यानी ए का मान कितना हो गया बच्चों आपका 5, और पांचवा पद, देखो पांचवा पद क्या होगा बच्चों A5, A5 का मान बताओ कितना हो गया 17। A5 को क्या लिखा जाएगा, आप कहोगे सर A प्लस का 4D बराबर में कितना है बच्चों 17। ठीक है, A का मान कितना है 5, तो 5 प्लस का 4D बराबर 17। यहाँ से D का मान निकालेंगे तो 4D बराबर हो जाएगा बच्चों 17 माइनस का 5, 17 में से 5 गए तो आप कहोगे सर 4D बराबर बचेगा 12, 4 से कटेगा बच्चों 12, बताओ कितनी बार, 3 बार। तो आपने कहा सर D की वैल्यू हमारे को कितनी प्राप्त हो गई 3, यानी सार्व अंतर बच्चों हमारा कितना निकल के आ गया, आप कहोगे सर 3 आ गया। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न कहता है 5 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। क्लियर, देखो 5 पदों का योग ज्ञात करोगे, इसका मतलब आपको पता चलेगा सर 5 पदों का योग। अब देखो 5 पदों का योग, इसका मतलब आप कहोगे सर n पदों का योग। तो n की जगह तो बताओ कितने रखेंगे 5, और योग क्या होता है बच्चों हमारा Sn। तो Sn की वैल्यू हमारे को ज्ञात करनी है। याद करो आपके सर ने पढ़ाया होगा आपको, Sn बराबर सूत्र क्या होता है, आप कहोगे सर n बट्टा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में क्या आ गया बच्चों d। राइट, अब देखो इसके बाद में आपने क्या कहा, सर n का मान रखेंगे 5 बट्टा 2 ब्रैकेट 2 इंटू a का मान बताओ कितना था, आपने कहा सर a का मान था हमारे पास में 5 प्लस 5 माइनस का 1 इंटू डी का मान बोलो कितना निकल के आया 3। इसको सॉल्व करो तो आप कहोगे सर 5 बटा 2, 5 दूनी 10 प्लस का 5 में से गया तो 4, 4 तिया 12, तो यह आ जाएगा आपका 5 बटा 2 इंटू ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा होता है। 10 में 12 को जोड़ोगे बताओ कितना हो जाएगा 22, 2 का भाग दिया 22 में बताओ कितनी बार गया 11 बार, 5 को 11 से गुणा करो, 11 पंजे 55, बताओ कितना आया, आपने कहा सर 11 पंजे 55 आ गया। इसका मतलब बताओ कौन सा ऑप्शन दिखाई दिया रहा है आपको, तो आप देखोगे सर हमें पता चलेगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया, बताओ फाइनली करेक्ट जवाब। आगे बढ़ता हूँ बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है tan 10 डिग्री और tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है, और वो भी किससे पूछा गया है आपसे, तो आप कहोगे सर पूरक कोणों को लेकर यहाँ से हमारे से क्या पूछा गया, प्रश्न पूछा गया है। अब पूरक कोण क्या होता है बच्चों, सबने पढ़ रखा है आपने कि सर दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर उनका योग कितना प्राप्त हो 90 डिग्री, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण के नाम से जाने जाते हैं। कुछ थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा बच्चों, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं रहे। तो आप कहोगे सर पूरक कोण की बात करें तो साइन थीटा, देखो बच्चों साइन थीटा का पूरक कोण होता है बताओ कितना, कॉस 90 माइनस का थीटा। राइट, इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस का थीटा, टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर बच्चों क्या होगा बोलो, सेक 90 माइनस का थीटा। राइट, आगे बढ़ता हूँ। देखो फिर आपने कहा सर tan 10 है। अब देखो ऐसे दो कोण उठाओ बच्चों जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री है, तो आप कहोगे सर 10 और 80 दोनों में से किसी एक को चेंज करो। सर 15 और 75, ये भी कितना होगा बच्चों, देखो 10 और 80 कितना हो गया 90, और 15 और 75 बताओ कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। राइट, इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे। tan 10 यानी tan थीटा, और tan 10 को क्या लिखा जाएगा बताओ, तो आप कहोगे सर कॉट 90 माइनस का
10 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसको हमने क्या लिखा बताओ, तो आपने कहा सर cot 90 माइनस का 10। अब देखो tan 10 को लिख दिया tan थीटा यानी cot 90 माइनस थीटा, फिर आ गया बताओ आपका कितना tan 15। क्लियर, tan 75 को क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर cot 90 माइनस का 75, राइट, एक एक को चेंज कर दिया, और इधर आ गया बताओ हमारा कितना, तो आप कहोगे सर tan 80 डिग्री। अब मुझे बताओ 90 में से 10 गया तो कितना बचेगा 80। आपने कहा सर ये तो आ गया हमारे पास में कितना cot 80 डिग्री, ये आ गया बच्चों आपका कितना बोलो tan 15 डिग्री। cot 90 में से 75 गए तो आप कहोगे सर ये बचेगा हमारा cot कितना 15 डिग्री, राइट, और ये क्या आ गया बताओ बच्चों आपका tan 80 डिग्री। अब आपने क्या कहा सर, एक चीज हमें ये बताओ, जब हम लोग बच्चों इनका त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं तो उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि सर tan थीटा का जो मान है वो बराबर होता है 1/cot थीटा के, और इसी प्रकार सर cot थीटा की जो वैल्यू है वो बराबर आती है किसके, 1/tan थीटा के, त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो आप कहोगे कि सर tan 15 है, कट गया कि देखो चलो कोई बात नहीं, देखो इधर ये आ गया tan 15 आपका, ऐसे कैसे, इधर आ गया cot 90 में से 75 गया तो कितना बचा tan 80, राइट, और इधर आ गया बताओ आपका कितना tan 15 cot 15, ठीक है, tan 80, सॉरी ये क्या चक्कर पड़ा, देखो एक बार ध्यान से समझना। सबसे पहले आपने कहा सर tan 10, इसको हमने लिखा tan थीटा बराबर होता है बच्चों क्या, cot 90 माइनस का थीटा, यानी 90 में से 10 गया तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर अच्छा ये मिटन गया यहाँ से, ठीक है, ये था यहाँ पर बताओ कितना cot 80, और ये आ गया tan 15 cot 15 और tan 80। ठीक है बच्चों, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, इसको मैं लिखूंगा 1/tan 80 डिग्री, इनके बीच में कोई भी चिन्ह, इसका मतलब गुणा। यह आ गया बच्चों आपका tan 15, cot 15 को क्या लिखोगे बताओ, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो इसको लिख दूंगा 1/tan कितना 15 डिग्री, क्लियर, और यह आ गया बोलो आपका बच्चों tan 80 डिग्री। आपने कहा सर tan 80 से tan 80 कट गया, tan 15 से tan 15 कट गया, बताओ बच्चों क्या बचेगा आपके पास में, 1 बचेगा, क्लियर। तो यहां से आपको पता चला और सर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर, राइट बच्चों। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखो एक वृत्त के केंद्र से, ये आपका प्रश्नावली जो आपकी वो है ना वृत्त वाली प्रश्नावली, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों। देखो प्रश्नावली 10 है बच्चों, ये प्रश्नावली 10 का सवाल है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना आप लोग इन चीजों को। देखो एक वृत्त के केंद्र से सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए, बोलो एक वृत्त चाहिए। हमने क्या किया बच्चों, एक वृत्त बनाया, राइट, एक वृत्त के केंद्र से बोलो ये क्या आ गया, वृत्त का केंद्र। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु Q, यहां से सीधा जाओ, ये बिंदु Q हो गया, और ये कितनी सेंटीमीटर दूरी पर है, तो बताओ 13 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर है, क्लियर। इसके बाद में देखो Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ, Q से आपको क्या करना है, इस वृत्त के ऊपर इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा खींचनी है, और
ये आ गया आपका स्पर्श बिंदु, इसको आपने क्या नाम दे दिया पी। पी क्यू की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई बताओ कितनी होगी, आपने कहा सर 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है सेंटीमीटर में। एक बात मुझे बताओ जरा, ये वृत्त की त्रिज्या होगी अगर मैं इसको यहां से मिलाऊंगा तो, क्योंकि ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र को परिधि पर स्थित बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या के नाम से जानी जाती है। ओके, ये आ गई बच्चों वृत्त की त्रिज्या। आपने क्या पढ़ा था सर, स्पर्श रेखा है ना, वृत्त की त्रिज्या के ऊपर क्या होती है, लंब होती है, यानी इसके साथ यहाँ पर 90 डिग्री के कोण का क्या करती है, निर्माण करती है। ये चीज याद रखना, ये 90 डिग्री का कोण है तो 90 के सामने वाली क्या होती है बच्चों, समकोण। राइट, आप कहोगे सर समकोण त्रिभुज है ये, इसको इस प्रकार से घुमा दिया जाए। आपने कहा सर अब तो बिल्कुल ही समझ में आ गया, इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये बिंदु हो जाएगा सर हमारा पी। ठीक है, ये वाला बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, पी। ये हो जाएगा आपका क्यू, इसको आपने क्या नाम दे दिया, ओ। ओके, तो पी क्यू बताओ कितनी है, आप कहोगे सर ये तो हो गई 12 सेंटीमीटर। कर्ण बताओ कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। राइट, हमें बताना है वृत्त की त्रिज्या कौन सी, ओपी। तो बताओ समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। तो बताओ कर्ण स्क्वायर कौन सी है, आपने कहा सर ओ क्यू का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार हो गया बच्चों ओपी का स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, यानी बोलो पी क्यू का स्क्वायर। आपने कहा सर ओ क्यू का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर कितना है, आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर कितना है बताओ, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और बराबर आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144, प्लस का 144 रहेगा तो माइनस का 144 बराबर बचेगा बच्चों आर स्क्वायर, ये बचेगा आपका 25। आपने कहा सर स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, रूट। बताओ बच्चों रूट 25 का मान कितना हो जाएगा, 5। तो आपने कहा सर वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। राइट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 9 है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। देखो बच्चों आपका ये कोई वृत्त है, या सपोज करो थोड़ा सा इसको मैं देखो आपको और भी ढंग से बढ़ाकर समझाने का प्रयास करूंगा। ये हो गया आपका वृत्त। राइट, ये आपका वृत्त हो गया। अब आपने क्या किया, यहां से देखो एक तो ये रेखा खींची, एक आपने ये वाली रेखा खींची और इसको मिला दिया बिल्कुल यहां से, इसको मिला दिया बच्चों आपने बिल्कुल इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, सपोज करो इसको आपने नाम दे दिया ए, इसको आपने क्या नाम दे दिया बच्चों बी, इसको आपने क्या नाम दे दिया सी, और इसको बोलो आपने क्या नाम दे दिया डी। अब मेरी बात को गौर से समझो, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, बच्चों ये वर्ग है, ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, और ये भुजा भी बताओ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। राइट, वर्ग है। आपने कहा सर वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, समान होती है। एक बात मुझे बताओ बच्चों, वर्ग की चारों भुजा समान होती है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से इसकी दूरी चेक करूँगा तो बताओ वो भी कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। आपने कहा सर ये दूरी अगर 6 सेंटीमीटर है तो हमने क्या किया था, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त, यानी वृत्त खींचा तो ये वृत्त का केंद्र आ गया, ये वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बताओ कितना हो गया, पूरा 6 सेंटीमीटर। ये पूरा 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ, 3 सेंटीमीटर। हमें बताना है क्या नाम से, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई के रूप में आंसर आ रहा है तो बच्चों पाई ऐसे कैसे आ जाएगा, आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या को 2 बार लिख के गुणा करोगे, 3 तिया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। राइट,
तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों फाइनली करेक्ट जवाब। राइट। चलो बच्चों इसके बाद आगे बढ़ता हूँ प्रश्न नंबर 10 की तरफ। बताओ मजा आ रहा है ना? बिल्कुल ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बच्चों, जो भी प्रश्न पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से और बेसिक से अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, ताकि लास्ट टाइम में भी आप लोग समझकर बोर्ड परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर ला सकते हो। जितने मॉडल पेपर पढ़ाऊँ बच्चों सबको ढंग से तैयार करना, यही आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर सफलता दिलवाएंगे। और बिल्कुल 100 नंबर तक का टारगेट आपका तैयार करवाऊंगा। यहाँ पर देखो, एक घनाभ की माप। बच्चों घनाभ क्या होता है आपको पता है? इस प्रकार की जो आकृति बनती है आयताकार फलकों से मिलकर, उसको क्या कहा जाता है, बोलो घनाभ के नाम से जाना जाता है। ये देखो हमारा एक घनाभ बन गया। राइट। घनाभ का प्रत्येक फलक बताओ बच्चों किसके आकार का होता है? याद रखना मेरी बात को, आयत के आकार का होता है। ठीक है। प्रश्न हमारा क्या कहता है, सर एक घनाभ की माप यानी लंबाई कितनी है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? बोलो 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है बच्चों? बताओ 6 सेंटीमीटर। घनाभ के अंदर हमेशा याद रखना बच्चों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग माप की होती है, और ऊंचाई हमेशा चौड़ाई से क्या होती है बच्चों? कम होती है, यानी छोटी होती है। राइट। आगे देखो, इसे पिघलाकर बच्चों घनाभ को हम क्या करेंगे? पिघला देंगे, और पिघलाकर एक नया आकार दे देंगे। ठीक है। पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? मैं कहूंगा बच्चों इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट ही नहीं बच्चों आप कहोगे वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन क्या है सुनो। देखो प्रश्न क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है बनने वाले घनों की संख्या। बताओ क्या पूछी गई है आपसे? बनने वाले घनों की संख्या। बनने वाले घनों की संख्या आपसे पूछी गई। मैं बात आपसे पूछूंगा बच्चों, जब इस प्रकार का प्रश्न आए ना, किसी एक आकृति को पिघलाकर नई आकृति में बदल दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बनने वालों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बताओ? किसको पिघलाया था? घनाभ को। उसका आयतन ऊपर आएगा। ठीक है। तो ऊपर तो आ जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, क्योंकि ये तो बड़ा है। इसको पिघलाकर छोटे छोटे फिर क्या बनाएंगे? घन बनाएंगे। तो घनों की संख्या बतानी है। घनाभ का आयतन बटा 1 छोटे घन का आयतन। ओके बच्चों, तो बताओ घनाभ का आयतन क्या होता है? आप कहोगे सर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बताओ लंबाई कितनी है? तो आप कहोगे सर 12 इंटू चौड़ाई कितनी है? 9 इंटू ऊंचाई कितनी है बच्चों? 6, और बटे में आ जाएगा घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? बोलो भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब का मतलब घन की भुजा कितनी है? 3। क्यूब का मतलब बताओ बच्चों कितनी बार लेकर गुणा करोगे? 3 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। वेरी गुड। 4 तिया 12, 12 दूनी 24 घन हमारे को क्या हो जाएंगे बच्चों? यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। आपने कहा सर ऑप्शन ही नहीं दिखाई दिया। अब देखो, एक बटन दबाया और ऑप्शन भी आपको दिखाई दिया। बताओ बच्चों ऑप्शन क्या है? आपने कहा सर ऑप्शन नंबर सी। यहां पर हमारा क्या हो गया? फाइनली करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, मजा आ रहा है? वेरी गुड। एंड समय तक जुड़े रहो, बहुत कम समय में बहुत कुछ ज्यादा सिखाने का बच्चों आपको क्या करूंगा? यहां पर एक बेहद प्रयास करूंगा आपके लिए। ओके, आगे देखो बच्चों, बस ध्यान रखना, अगर वाकई में क्लास को पढ़ने का मजा आ रहा है, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट रूप से समझ में आ रही है, तो बच्चों क्लास को लाइक करना है और शेयर करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगला प्रश्न है हमारा, सर प्रथम यानी शुरू की 5 विषम संख्याओं का माध्य। एक बात मुझे बताओ, प्रथम यानी शुरू की 5 विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी? 1, 3, 5, 7, 9। माध्य निकालोगे? देखो बच्चों, माध्य शब्द का मतलब होता है औसत। औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राइट, जोड़ो 9 और 7 बताओ कितने हो जाएंगे? 16। 16 और 5 कितने हो जाएंगे? 21।
21 और 3 23 और 1 24। तो माध्य बराबर, देखो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी आंकड़ों का योग बताओ कितना है 25। संख्या टोटल कितनी है, विषम संख्या 1 2 3 4 5। 25 में 5 का भाग देंगे, बताओ कितनी बार जाएगा, 5 बार। बोलो कौन से ऑप्शन पे टिक करूं? तो आपने कहा सर जल्दी से एक काम करो, ऑप्शन नंबर 6 के ऊपर क्या कर दो, टिक। ओके बच्चों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। एक थैले में, देखो आपके पास में एक थैला है बच्चों, एक थैले में 4 तो लाल है और 6 काली गोलियां हैं। एक गोली निकालने पर इसके काले होने की प्रायिकता है। बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों में देखो, ये तो 1 नंबर का प्रश्न, आप सीधा भी बता सकते हो क्योंकि आपको सीधा सा ऑप्शन लिखना पड़ेगा। तो सीधा सा ऑप्शन के अनुसार देखो आप सीधा सा जवाब क्या दोगे। आपने क्या कहा सर संभावित परिणाम कितने हैं टोटल, तो 4 लाल है 6 काली गोलियां, बताओ टोटल कितनी हो गई 10 गोलियां। प्रायिकता का रूल ये है बच्चों, जो कुल होता है टोटल उसको हमेशा बटे में लिखा जाता है। तो 10 तो बच्चों आपका बटे में आ जाएगा। ठीक है, एक गोली निकालने पर इसकी काली होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो बताओ काली गोलियां कितनी है, आपने कहा सर 6, तो 6 का आएगा बच्चों ऊपर, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार, 3 बटा 5। बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? तो आपने कहा सर ऑप्शन नंबर 6 जो है वो हमारा क्या होगा यहाँ पर फाइनली करेक्ट जवाब। ओके बच्चों, इसके बाद देखो साहब ये थी आपकी पूरी सीरीज, यानी 1 से लेकर 12 प्रश्नों के उत्तरों को भरने की। तो मैंने आपको ढंग से बता दिया, आप लोग इसका अभ्यास कर सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखो कितना समय हुआ लगभग, आप कहोगे सर आधा घंटा, आधे घंटे के अंदर देखो बच्चों आपको मैंने स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चन कवर करवा दिए। अब देखो और फास्ट करने का हम लोग प्रयास करेंगे, बाकी सिखाऊंगा आपको बच्चों पूरी चीजें। राइट, आपने क्या कहा सर 2 संख्याओं के मैसे तथा लैसे का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है या बराबर नहीं होता। पहली चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं बच्चों, क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो ये बता के तो आगे थोड़ी बढ़ेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इन प्रश्नों का। बोर्ड एग्जामिनर कहीं से भी पूछे, एक एक को चुन चुन कर उठा लेंगे, बोले तेरी मर्जी हो वहां से पूछ, हम सबका जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो देखो बच्चों प्रश्नावली 1 का प्रश्न है, तो इसकी तो इज्जत करनी पड़ेगी हमारे को। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि सर 2 संख्याओं का गुणनफल, ध्यान देना बच्चों, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम इनटू एचसीएफ के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। राइट, आप कहो सर इसको हमारे को सही तरीके से समझ में नहीं आया, कैसे आया, तो वो भी आप लोग ध्यान से समझ लो, मैं बता देता हूँ। सपोज करो बच्चों आपके पास में एक संख्या 4 है, दूसरी संख्या आपके पास में 8 है। ठीक है, मैंने कहा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालो। एलसीएम का मतलब ये होता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढो जिसके अंदर दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाए। तो 4 का 8 का एलसीएम कितना होगा, आप कहोगे सर 8 होगा। क्यों? क्योंकि 8 के अंदर बच्चों 8 का भाग भी जाता है और 8 के अंदर बताओ 4 का भाग भी जाता है। अब मैंने कहा एक काम करो बच्चों एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या होता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरी बार जाए। आप कहोगे सर 4, क्योंकि 4 का भाग 4 में भी जाता है, 4 का भाग 8 में भी पूरी बार जाता है। तो ये आ गया बच्चों 4। ठीक है, वही चीजें निकल के आगे देख लो। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 4 8 32 बराबर एलसीएम कितना है 8 इंटू एचसीएफ कितना है 4, बोलो वही आ गया 4 8 32। ठीक है बच्चों, दूसरी बात आगे है, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज क्या होते हैं बताओ, समरूप होते हैं। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना
समरूप, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो त्रिभुज आपका ABC है, ये ABC बच्चों समरूप हो जाएगा किसके, आपके त्रिभुज PQR के। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं क्या हो बच्चों, समान अनुपात में हो। राइट, दोनों पॉइंट याद रखना। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। राइट बच्चों, आगे देखो, आपसे पूछा गया सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर कोसेक थीटा के बराबर। पूरा कोण है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। राइट, पीछे मैंने आपको सिखाया था वर्त के व्यास के अंतिम सिरों पर। देखो बच्चों, वर्त के व्यास के अंतिम सिरों पर एक बात मुझे बताओ, ये आपका वर्त है, आपने कहा सर ये वर्त का केंद्र है और ये वर्त का व्यास हो गया। व्यास क्या होती है बच्चों, एक वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ओके, वर्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है बच्चों, वर्त के व्यास के नाम से जाना जाता है। राइट, अब देखो वर्त के व्यास के अंतिम सिरों पर एक अंतिम सिरा बच्चों आपका ये आ गया, दूसरा अंतिम सिरा आपका ये वाला आ गया। ठीक है, वर्त के व्यास के अंतिम सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा आपने ये खींची, दूसरी स्पर्श रेखा आपने ये खींची। खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर यानी आपस में बताओ क्या होती है, आप कहोगे सर समांतर होती है। ठीक है, समांतर दिखाई दे रही है ना आपको, ये बिल्कुल आमने सामने, तो ये समांतर है। सपोज करो बच्चों इसको आपने AB नाम दे दिया और इसको हमने बताओ क्या नाम दे दिया, PQ। तो आप ये कहोगे सर AB जो है ना वो किसके समांतर है, बोलो PQ के क्या है बच्चों, समांतर। राइट, आगे देखो, फिर आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आप कहोगे सर अगला क्वेश्चन है हमारा कि देखो संचयी बारंबारता बंटनों को आलेखीय रूप में संचयी बारंबारता वक्रों या से कम प्रकार के या से अधिक प्रकार के द्वारा निरूपित किया जा सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों, बोलो उसे त्वरण के नाम से जाना जाता है। राइट, उसको क्या कहते हैं बताओ, त्वरण के नाम से जाना जाता है। ये जो बच्चों आपकी प्रश्नावली 14 है उसकी लास्ट सीरीज का प्रश्न है जिसमें त्वरण आपको खींचना सिखाया जाता है। ओके, आगे बात करता हूं, एक पासे को एक बार फेंका जाता है बच्चों, एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो संभावित परिणाम 6 आते हैं, जबकि 2 बार फेंकते हैं तो बताओ संभावित परिणाम कितने आते हैं, आप कहोगे सर 36 यानी 36 आते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। संभावित परिणाम निकालेंगे बच्चों S बराबर 1 2 3 4 5 6। आपने कहा सर सम संख्या आने की प्रायिकता हमारे को बतानी है बच्चों। सम संख्या आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, तो इनमें से बताओ सम संख्या कौन कौन सी है, 2 4 6। इसका मतलब टोटल कितनी है, 3। और एक पासे को एक बार फेंकने पर संभावित परिणाम कुल कितने आते हैं बताओ, 6, जिसको हमेशा बटे में लिखा जाएगा। तो 3/6 को सोल्व करेंगे बच्चों, कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/2। राइट, आगे बढ़ता हूं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्न समीकरण निकाय के हलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इस प्रश्न के अंदर ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पर तीनों कंडीशन सिखाने का प्रयास करूंगा और आप लोग क्या करोगे बच्चों, मेरे साथ उसको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलोगे। देखो कंडीशन क्या रहेगी बच्चों, हमारी कंडीशन ये है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न समीकरण निकाय के हलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बच्चों ये आपसे देखो जो सवाल पूछा गया है ना, ये पहली बात तो किससे संबंधित है, आप कहोगे सर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। राइट, मैंने क्या कहा बताओ,
आप कहोगे सर दो चरों वाला रैखिक समीकरण। क्लियर। अब देखो, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, उसका व्यापक सूत्र क्या होता है बच्चों? मैंने पूछा बताओ और बेटा व्यापक सूत्र क्या होता है? तो आप कहोगे सर व्यापक सूत्र होता है ax स्क्वायर, सॉरी दो चरों वाला रैखिक समीकरण है ना, तो आप कहोगे सर ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। दो समीकरण है, इसका मतलब a1x b1y और c1, एक हो जाएगा बच्चों a2x b2y, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा, है ना। अब देखो a1 का मान बताओ कितना आया? 2। b1 का मान बच्चों कितना आया? 4। c1 का मान निकालोगे तो प्लस का 7 बराबर के इधर आते किसका हो जाएगा? बोलो माइनस का 7। फिर दूसरी कंडीशन, a2 का मान बताओ कितना आ गया? आपने कहा सर 3। b2 का मान कितना आ गया? 6। c2 का मान निकालेंगे तो बताओ प्लस का 10 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? आप कहोगे सर माइनस का 10। ठीक है। अब कंडीशन को चेक करते हैं बच्चों, इनका अनुपातिक संबंध निकालेंगे हम लोग, राइट। तो देखो ये आ जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। वैल्यू रखो। आपने कहा सर a1 बटा a2 यानी 2 बटा 3 बराबर b1 बटा b2 यानी बच्चों कितना आ जाएगा? 4 बटा 6 बराबर c1 कितना है? तो आपने कहा सर माइनस का 7 और c2 कितना है बच्चों? तो आपने कहा सर माइनस का 10। एक बात मुझे बताना आप लोग जरा, सर 2 से कटेगा 2 बार 3 बार, तो आपने कहा सर 2 बटा 3 का मान 2 बटा 3 के बराबर है, माइनस से माइनस कट गया, लेकिन 2 बटा 3 7 बटा 10 के क्या नहीं है बच्चों? बराबर नहीं है। तीनों कंडीशन सिखाऊंगा मैं, आप लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक नहीं तीनों कंडीशन सिखा के जाऊंगा बच्चों। तो देखो मैंने क्या कहा, आपने कहा सर a1 बटा a2 का मान तो बराबर आ गया b1 बटा c2 के, लेकिन b1 बटा b2 का मान बराबर नहीं है किसके? c1 बटा c2 के। इस स्थिति के अंदर क्या होता है बच्चों? जब रेखाओं की बात करते हैं तो रेखाएं बताओ बच्चों कैसी होती है? प्रतिच्छेदी होती है। यानी रेखाएं क्या करेगी? बोलो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। सॉरी बच्चों, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, रेखाएं बताओ कैसी होगी? समांतर होगी। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात। अगर बच्चों a1 बटा a2 का मान बराबर आ जाए b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटा b2 का मान बराबर नहीं हो किसके? c1 बटा c2 के। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है बताओ? ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होगा सर? रेखाएं तो कैसी होगी? समांतर होगी। जब रेखाएं समांतर होती है तो ध्यान रखना हल कोई भी हमारे को प्राप्त नहीं होता, यानी हल क्या होगा बच्चों? कोई नहीं। और हल अगर कोई नहीं होगा तो समीकरण जो युग्म है आपका, युग्म का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ा। समीकरण युग्म आपका कैसा हो जाएगा? बोलो आप कहोगे सर असंगत, राइट। संगत की बच्चों दो स्थितियां होती है, एक तो a1 बटा a2 का मान अगर बराबर नहीं हो बताओ किसके? b1 बटा b2 के, तो रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। रेखाएं जब प्रतिच्छेद करेगी तो हल कैसा होगा? अद्वितीय, यानी समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत। और एक कंडीशन आती है बच्चों, अगर a1 बटा a2 बराबर आ जाए किसके? b1 बटा b2 के, और b1 बटा b2 बराबर आ जाए किसके? c1 बटा c2 के, तो इस स्थिति में क्या होती है बच्चों? रेखाएं संपाती होती है, एक दूसरे को आपस में ढक लेती है। जब रेखाएं संपाती होती है तो हमारे को अपरिमित रूप से अनेक हलों की क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। और समीकरण युग्म हमारा बताओ कैसा होता है? संगत, राइट। तीनों कंडीशन आप लोग याद रखना बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 की तरफ। बताओ जल्दी से, फटाक से सोल्व करते जाओ। प्रश्न नंबर 4 है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात करो। बच्चों मूलों का आपको योग ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। एक बात मुझे बताओ रे,
मूलों का योग ज्ञात करोगे। द्विघात समीकरण देखो आपका क्या है, आप कहोगे सर द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण क्या है बच्चों आपका, 2x² प्लस का 3x प्लस का 4 बराबर 0। बताओ ए का मान कितना आ गया 2, बी का मान आ गया 3, सी का मान कितना आ गया 4। हमें चाहिए मूलों का योग, तो बताओ रे बेटा मूलों का योग। अगर मूलों के योग की बात करूंगा तो आप कहोगे सर मूलों का योग होगा अल्फा प्लस का बीटा, राइट। और अल्फा प्लस का बीटा बराबर होता है बच्चों माइनस का बी अपॉन ए। तो ये तो आ गया माइनस, बी का मान कितना है बोलो 3, और ए का मान कितना आ गया बताओ 2। आंसर आ जाएगा मूलों का योग आपसे पूछा गया था माइनस का 3/2। आपका क्या होगा बताओ बच्चों यहाँ पर करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 18, 16, 14। बताओ ए का मान कितना हो गया 18। आपने कहा सर डी का मान निकालो, तो आगे वाले पद में से जस्ट पीछे वाला पद घटाओ। 16 में से कितने घटाओगे बच्चों 18। बोलो डी का मान कितना आया माइनस का 2। ठीक है, आपसे पूछा गया है ये जो समांतर श्रेणी है इसके कितने पद लिए जाए कि योगफल कितना हो जाए बच्चों 0 हो जाए, यानी 0 हो जाए। कितने पद लिए जाए, आपने कहा सर n का मान ज्ञात करना है, योगफल 0 हो जाए यानी Sn की वैल्यू आपको क्या रखनी है बच्चों 0 रखनी है। अरे फटाफट सोल्व कर दो बच्चों मेरे साथ जल्दी से। बोलो Sn का सूत्र क्या होगा, तो आपने कहा सर Sn बराबर यानी Sn का मान कितना रखेंगे बताओ बच्चों 0 n/2। तो आपने कहा सर n का मान तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा यानी n/2। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान कितना आएगा 18 प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी का मान बताओ बच्चों कितना आ जाएगा, बोलो हमारा माइनस का 2। ठीक है, चलो देखो ये 2 गुणा की संख्या इधर कहाँ चली जाएगी, भाग में 2 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, बराबर में क्या बचेगा n ब्रैकेट 18 दूनी कितनी हुई 36। चलो फिर देखो 36 प्लस इसको अंदर सॉल्व करो, -2 को अंदर गुणा करो तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2n, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का कितना आ गया बताओ 2। तो ये आ गया 0 बराबर n ब्रैकेट 36 और 2 कितना होगा बोलो 38 माइनस का 2n। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा देखो आपका 0 बराबर 38n माइनस का 2n²। ठीक है, हमारे से पूछा गया था सर समांतर श्रेणी ए का मान हो गया 18, डी का मान निकालेंगे 16 में से 18 गया तो माइनस का 2 के कितने पद लिए जाए। कितने पद का मतलब हो गया बच्चों n का मान हमें ज्ञात करना है, योगफल कितना होगा 0, राइट। तो ये तो 2 गुणा की संख्या इधर चली गई, सॉरी भाग की संख्या इधर गुणा में चली गई, तो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 बराबर में n 18 दूना 36 प्लस माइनस माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस का 2। 36 और 2 कितने होंगे बताओ 38 माइनस का 2n, तो 38n माइनस का 2n²। इसे जमाएंगे बच्चों द्विघात समीकरण के रूप में, माइनस का 2n² बराबर के इधर आएगा तो बताओ किसका हो जाएगा प्लस का 2n²। प्लस का 38n बराबर के इधर आएगा तो बताओ किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का 38n, राइट। बराबर में क्या बचेगा बोलो 0। आपने कहा सर 2n कॉमन आ गया, मैंने कहा 2n कॉमन आ गया तो 2 तो कॉमन आ गया, n का स्क्वायर, इसका मतलब n कितनी बार है बच्चों 2 बार। एक n आपका कॉमन आ गया तो एक n बच गया, माइनस 2 का भाग 2 38 में 2 1 2 2 नाम 18 यानी 19 दूना 38। n आपने क्या ले लिया था बच्चों कॉमन ले लिया था, राइट। एक बार रखो 2n बराबर 0, तो ये तो कोई काम का नहीं है, ये बन जाएगा n माइनस का 19 बराबर 0
माइनस का 19 इधर जाएगा तो बच्चों किसका हो जाएगा प्लस का 19। आपने कहा सर 19 पद ले लो, उनको जोड़ेंगे तो हमारे को बराबर में कितने प्राप्त हो जाएंगे, बोलो 0 यानी 0 की क्या हो जाएगी बच्चों हमारे को प्राप्ति हो जाएगी। ओके बच्चों, आगे पूछा गया है बोधायन प्रमेय का कथन लिखिए। बच्चों बोधायन प्रमेय आपसे क्या कहती है, जैसे मान लीजिए आपको एक आयत दिया गया है, ठीक है। देखो बोधायन प्रमेय का मतलब क्या होता है। अब इस आयत का एक विकर्ण तो आपके पास में ये हो गया और दूसरा विकर्ण आपके पास में ये आ गया। अब इस विकर्ण के ऊपर आप लोग जो वर्ग बनाओगे, ठीक है, इस विकर्ण का जो वर्ग होगा वो इसकी जो आसन्न भुजाएं हैं उसके वर्गों के योग के क्या हो जाएगा बच्चों बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखना। जैसे आयत है, किसी आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल इसकी दोनों आसन्न भुजाओं के वर्गों के योग के क्या हो जाएगा बच्चों बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसे बोधायन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। राइट। अगला प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात करो। बच्चों यह है आपका देखो पूरक कोण पर आधारित प्रश्न। साइन थीटा को बताओ मैं क्या लिखूंगा, आप कहोगे सर कॉस 90 माइनस का थीटा लिखो, ठीक है बच्चों, बराबर में क्या आ रहा है बताओ कॉस थीटा आ गया। आपने कहा सर कॉस से कॉस को तो उड़ाओ तो इधर बचेगा 90 बराबर बचेगा थीटा माइनस का थीटा इधर आएगा तो बच्चों किसका हो जाएगा प्लस का थीटा। 90 बराबर थीटा में थीटा को जोड़ दिया तो 2 थीटा, 2 का भाग दिया 90 में, बताओ कितनी बार जाएगा 45 बार। आपने कहा सर थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई 45 डिग्री। बोलो बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई, तो आप कहोगे सर 45 डिग्री। राइट। आगे देखो बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात tan a को sec a के पदों में लिखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वाकई में बच्चों मजा आ रहा है मुझे इन प्रश्नों को सोल्व करते हुए, क्योंकि जब अच्छा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न अगर सामने होता है इंपॉर्टेंट तो उसको सोल्व करने में, पढ़ने में, लिखने में, समझने में हमारे को क्या बनी रहती है बताओ आसानी बनी रहती है। ओके बच्चों देखो अभी तक तो 1 घंटा भी नहीं हुआ और हमने सोचो कितने प्रश्न कवर कर लिए। अगर आप बैठकर ढंग से समझोगे सुनोगे तो भी बच्चों गजब की तैयारी हो जाएगी आपकी। सुनो त्रिकोणमितीय अनुपात tan a को sec a के पदों में बदलिए। आपका आ गया बच्चों tan a को बताओ आपको क्या करना पड़ेगा sec a के पदों में बदलना है। ओके बच्चों चलो अब देखो साहब एक बात मुझे बताओ रे, 1 प्लस का tan स्क्वायर a बराबर सर्वसमीका होती है सर सेक स्क्वायर a। 1 प्लस का tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर a, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। आप कहोगे सर tan स्क्वायर a बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस का 1। बताओ स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा रूट, तो आपने कहा सर tan a बराबर क्या आ गया बोलो रूट सेक स्क्वायर a माइनस का 1, यानी tan को किसके पदों में बदल दिया बच्चों हमने सेक के पदों में। अगला प्रश्न है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण ज्ञात करेंगे जबकि एक व्यक्ति की परछाई व्यक्ति की ऊंचाई से क्या है बताओ √3 गुना है। एक बात मुझे बताओ भैया यहां पर ये कोई व्यक्ति खड़ा है, बात को आप लोग ध्यान से समझ लो, इसको हमने नाम दे दिया AB। परछाई बनेगी उसकी इस प्रकार से, ठीक है, इसको आपने नाम दे दिया BC। AB हो गया बच्चों आपका व्यक्ति की लंबाई, BC हो गई आपकी परछाई। उन्नयन कोण बनेगा, इसका मतलब उन्नयन कोण कब बनेगा जब वस्तु हमारी आंख से क्या होती है परे यानी ऊपर होती है इस प्रकार से। यह आपका कोण बन जाएगा बच्चों आपका थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, यह है व्यक्ति की ऊंचाई। सूर्य का उन्नयन कोण यानी थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है जबकि एक व्यक्ति की परछाई
व्यक्ति की ऊंचाई से √3 गुना हो। अगर बच्चों एक बात बताओ, व्यक्ति की ऊंचाई को मैं क्या करूं, h मान लूं, तो उसकी जो परछाई होगी वो h की कितनी गुना हो जाएगी, √3, यानी √3h। तो ऊंचाई h है तो परछाई क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर √3h। क्लियर बच्चों, ऊंचाई आ गई, परछाई आ गई, हमें ज्ञात करना है सूर्य का उन्नयन कोण। आपने क्या कहा सर, थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। ऊंचाई हमेशा ऊपर आती है, कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। लंब बटा आधार, आधार हमारे को दिया गया परछाई, और लंब बटा आधार बताओ बच्चों किसका फॉर्मूला होता है। तो आप कहोगे सर ये भी पता नहीं, ये तो हमें कब से याद है कि लंब बटा आधार बराबर क्या होता है बच्चों, tan थीटा, LAL/KKA, लाल बटा कक्का से। तो मैंने कहा समकोण त्रिभुज कौन सा लिया, आपने कहा सर समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज वो भी कौन सा बच्चों, ABC से। ओके, यह आ गया आपका बच्चों समकोण त्रिभुज ABC। अब इस त्रिभुज में देखो लंब बटा यानी AB बटा आधार, आधार कौन सी है बच्चों, BC। तो आपने कहा सर लंब बटा आधार, और वो किसके बराबर आ गया, बोलो tan के बराबर आ गया, tan थीटा। तो आपने कहा सर ऊपर आ गया h, बट्टे में आ जाएगा √3h बराबर आ जाएगा tan थीटा, h से h कट जाएगा, 1/√3 बराबर में आ जाएगा बच्चों आपका tan थीटा। एक बात मुझे बताओ जरा, फटाक से बताओ बच्चों, tan की लाइन में हमारे को 1/√3 बताओ किसकी वैल्यू प्राप्त होती है। तो आप कहोगे सर tan 30। tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3 बराबर में बताओ क्या आ गया, आपने कहा सर tan थीटा आ गया। मैंने कहा tan से tan कट गया, तो बोलो सूर्य का उन्नयन कोण कितना प्राप्त हो गया, आपने कहा सर मजा आ गया। और सूर्य का उन्नयन कोण में हमारे को प्राप्त हो गया कितने डिग्री, तो बोलो बच्चों आपका 30 डिग्री। राइट, वेरी गुड। आगे बढ़ो बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। एक से एक बढ़कर धमाकेदार प्रश्न आपके इस मॉडल पेपर में, और ये बच्चों आपकी जो डेस्क वर्क है ना, संजीव डेस्क वर्क, उसी के मॉडल पेपर है। तो मैं चाहूंगा उनसे भी आपकी क्या है बच्चों अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, गजब की। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में BC का मान बताओ। एक बात मुझे बताओ बच्चों, ये BC का मान आपसे पूछा गया, सपोज करो आपने इसको x मान लिया। देखो हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोग ध्यान देना, ये आपका न्यून कोण है, इसके सामने वाली क्या होती है बच्चों, लंब। ये लंब है तो बताओ ये क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण का यहाँ पर कोई मैटर काम में नहीं आ रहा, राइट, क्योंकि ये आपसे पूछी गई है। तो ऊंचाई हमेशा बच्चों ऊपर लिखी जाती है, तो ऊपर बोलो क्या आ जाएगा, आपने कहा सर AB। नीचे बताओ बच्चों आपका क्या हो जाएगा BC। आप कहोगे सर वही क्या आया, बताओ लंब बटा आधार। लंब बटा आधार बच्चों किसका होता है, बोलो tan का। आपने कहा सर कोण तो पहले से दे रखा है, तो लिख दो tan 60। AB का मान कितना है बच्चों, 3√3 बटा बोलो BC हमारे को ज्ञात करना है। tan 60 का मान कितना होगा, √3। √3 आ गया, बीच में बराबर का चिन्ह है, ऊपर के √3 से √3 कट जाएगा, 3/x बराबर 1 बचेगा। x भाग की संख्या इधर गुणा में जाएगी, x एकम x, बोलो 3 किसका मान आ गया, x का। बच्चों मीटर है तो यहाँ पर मीटर लगा दो, 3 मीटर, बोलो आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा, BC की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या हो जाएगी बच्चों, प्राप्ति हो जाएगी। फिर देखो प्रश्नावली 10 का एक और गजब का प्यारा सा, वो भी धमाकेदार प्रश्न बच्चों। बहुत खुशी होती है जब इस प्रकार के प्रश्न हमारे को एक यहाँ पर पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, वो भी अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न। बच्चों चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा सर एक वर्त दिखाई दे रहा है, वर्त की दो त्रिज्याएं दिखाई दे रही है। एक त्रिज्या हो गई सर OP, एक त्रिज्या हो गई OQ, और दोनों त्रिज्याएं 130 डिग्री का कोण का निर्माण कर रही है। सर वर्त के बाहर स्थित कोई बिंदु T है जिससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको ज्ञात करना है कोण PTO, यानी PTO
PTO पूछा है क्या आपसे, PTO, राइट। यहाँ से बच्चों एक काम करो, थोड़ी सी रचना करो। पहले तो ये पूरा एंगल निकालो आप, देखो ये पूरा कोण निकालो कि बच्चों ध्यान से सुनना, बिल्कुल सही तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको इस चीज़ को, है ना। ये शायद मेरे हिसाब से पीछे का शेष बच गया होगा, है ना। देखो कोई बात नहीं, POQ 30 है बच्चों। आपने क्या पढ़ा था सर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त की त्रिज्या के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। लंब का मतलब 90 डिग्री के कोण का निर्माण करती है। OPTQ एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है सर, 360 डिग्री। ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो सीधा सा मतलब हो गया कि कोण POQ को और अगर कोण PTQ को जोड़ेंगे तो वो कितना प्राप्त होगा, 180 डिग्री। क्योंकि बच्चों ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो 360 में से 180 गए तो सीधा सीधा 180 बचेगा। यानी इन दोनों कोणों को आपस में जोड़ेंगे तो बताओ वो कितना आएगा, 180 डिग्री। आपने कहा सर POQ हमारे पास में 130 डिग्री, प्लस का आ गया बच्चों आपका कोण PTQ बराबर में आ गया, बताओ कितना, 180 डिग्री। प्लस का 130 बच्चों उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 130। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों PTQ का मान, आप कहोगे सर 180 में से घटा दो 130, कोण PTQ का मान बताओ कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ से बचेगा हमारे पास में कितना, 30 गया तो 50। ओके बच्चों, 50 डिग्री आ गया। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये वाला कोण आपका कितने डिग्री आ गया, आपने कहा सर ये वाला कोण आ गया हमारा 50 डिग्री। बच्चों ये 50 है ना, तो यहाँ से क्या होगा, जब इसका समद्विभाजन किया जाएगा तो ऊपर वाला कोण होगा 25 डिग्री और नीचे वाला कोण भी कितना होगा बच्चों, 25 डिग्री। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ऊपर वाला त्रिभुज देखो, ऊपर वाले त्रिभुज में आपने क्या देखा कि सर ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, राइट। और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप त्रिभुजों के, सॉरी ध्यान से सुनो, ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या, दोनों भुजा बराबर हो गई। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है बच्चों, समान होती है। तो इस भुजा का मान तो इस भुजा के बराबर आ गया, इस भुजा का मान इस भुजा के बराबर आ गया, इस कोण का मान इस कोण के बराबर आ गया। आप कहोगे सर RHS, ठीक है, यानी समकोण कर्ण भुजा, ठीक है। समकोण कर्ण भुजा का जो नियम लगेगा उससे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये 90 डिग्री आपसे पूछा गया था, PTO का मान, PTO का मान 25 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वृत्त की छेदन रेखा PQ है। देखो ये वृत्त है, छेदन रेखा क्या होती है, जो वृत्त को छेद कर जाती है, वृत्त के आर पार निकल जाती है, दो बिंदुओं के ऊपर उसको क्या करती है बच्चों, काटने का काम करती है ना। वृत्त की छेदन रेखा PQ है, इसको नाम दे दिया जाए बच्चों P और इसको क्या नाम दे दिया जाए Q। छेदन रेखा PQ के स्पर्श रेखा बनने का प्रतिबंध लिखिए। ये स्पर्श रेखा कब बनेगी, जब ये दोनों बिंदु आपके क्या होंगे बोलो, एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगे, यानी समपाती होंगे। उस स्थिति के अंदर बच्चों ये आपकी क्या बन जाएगी, एक स्पर्श रेखा बन जाएगी, राइट। चित्र में देखो एक बड़ा अर्धवृत्त है, बड़ा अर्धवृत्त आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है। बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, बड़े अर्धवृत्त के अंदर एक छोटा सा वृत्त बना दिया और अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल हमारे को क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। एक बात मुझे बताओ, यह आपका वृत्त है बच्चों, ये वृत्त का क्या आ गया बोलो, केंद्र आ गया। आपने कहा सर ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है सर, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, राइट। और बताओ बच्चों ये भी क्या है बोलो, वृत्त की त्रिज्या है। हमने क्या किया, इसके अंदर यहाँ से एक छोटा वृत्त बना दिया, तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो छोटे वृत्त का क्या कहलाएगी बोलो, व्यास कहलाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है बस,
मैंने कहा बड़े वृत्त की, आप कहोगे सर बड़े वृत्त की त्रिज्या, बोलो बच्चों क्या है, आपने कहा बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है बच्चों, यहाँ पर छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास है। अब एक बात बताओ भैया, बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त का व्यास है, इसका मतलब छोटे वृत्त का व्यास कितना है 7, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है बच्चों क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रखोगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 का भाग दिया 22 में 11 बार, 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका फाइनली करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आगे बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। राइट, अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, देखो अच्छी तरह फेंटी हुई, इसका मतलब अच्छी प्रकार से पिसी हुई, अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है, इस पत्ते के बादशाह या हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज, इसका रीजन क्या है, क्योंकि बच्चों ये आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करने का काम करेगा। राइट, ये क्या करेगा बच्चों, आपका कंफ्यूज करने का काम करेगा। और देखो आपको कंफ्यूज किस प्रकार से करेगा वो बात आप लोग समझना ध्यान से। बहुत अच्छा लगा बच्चों इस प्रश्न को देखकर मुझे, क्योंकि नई चीज आपको सिखा के जाएगा। सबको पता है सर ताश के पत्तों की कुल संख्या कितनी होती है, 52, सबको बताइए 52 पत्ते होते हैं सर। 52 पत्ते 4 भागों के अंदर बटे हुए हैं। हम कहेंगे सर 13 पत्ते पान के होंगे, 13 पत्ते हुक्म के होंगे, 13 पत्ते चिड़ी के होंगे और 13 पत्ते हमारे बताओ किसके होंगे, ईंट के होंगे। इस प्रकार 26 पत्ते होते हैं बच्चों के क्या, लाल रंग के, और 26 पत्ते होते हैं बच्चों कौन से, काले रंग के, है ना। उनमें 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होती है, 4 ही गुलाम होते हैं, 4 क्या होते हैं बताओ, इक्के होते हैं। ठीक है, अगर वो कहे कि तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, तो आप कहोगे सर बादशाह, बेगम और गुलाम, यानी 4 तिया 12। ओके बच्चों, आपसे क्या पूछा गया, बटे में तो 52 आएगा। प्रायिकता यही कहती है, प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का मतलब ये हो गया बच्चों, किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। ओके बच्चों, दूसरी बात, फिर देखो इस पत्ते के बादशाह, बच्चों बादशाह बताओ कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर बादशाह होते हैं 4। हुक्म का पत्ता, फिर आपसे कहा गया बच्चों हुक्म का पत्ता, मुझे बताओ बच्चों हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, आप कहोगे सर हुक्म के पत्ते 13 होते हैं। अरे हुक्म के पत्ते 13 होते हैं तो इनमें हुक्म का बादशाह भी आपने गिन लिया, तो बादशाह ऊपर 4 गिन लिए, तो इसका मतलब बादशाह को आपने कितनी बार गिना, 2 बार। बात को समझो, प्रश्न 2 कंडीशन पूछ रहा है, इस पत्ते के बादशाह या हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। बादशाह टोटल कितने होते हैं बच्चों, 4। हुक्म के पत्ते टोटल कितने होते हैं, बोलो 13 यानी 13। तो 13 के अंदर हुक्म का बादशाह भी शामिल है और ऊपर भी हुक्म का बादशाह शामिल है। 2 बार गिन लिया, 1 कम कर दो, तो आप कहोगे सर टोटल हो जाएगा 4 प्लस का 13, 13 और 4 कितने होंगे 17, 17 में से 1 कम करेंगे तो बताओ कितना आएगा 16। तो 16 तो ऊपर आएगा बच्चों और बटे में कितना आएगा 52। 16/52 को 2 से काटो 8/26, फिर 2 से काटो बच्चों 4/13, आपका क्या हो जाएगा बोलो, फाइनली करेक्ट जवाब यहाँ पर। राइट बच्चों, अब देखो आप भी कहोगे सर थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 1.25 घंटे की क्लास होने को चलिए। एक और लास्ट प्रश्न बता के आपको आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिर अगली क्लास होगी इससे जस्ट आगे वाले प्रश्नों की हम लोग क्या करेंगे बच्चों बोलो, यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार हमारा काम आगे बढ़ता जाएगा, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो बच्चों, कई चीज़ें आप लोग सीखते जाओगे। एग्जाम में हमारे को लेके आने 100 में से 100। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे मान लो बच्चों ये आपका कोई खेल का मैदान है,
अब इसके चारों ओर आपने क्या किया, ये वृत्त के आकार का एक पथ बना दिया, यानी रास्ता बना दिया। ये वृत्ताकार पथ हो गया आपका। ओके बच्चों, अब देखो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी और जब यहाँ से चलकर यहाँ पर आ जाएगी तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा, तो कितना समय लेगी बताओ, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि थोड़ा सा तेज दौड़ेगा तो रवि को समय कितना लगेगा, 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। सपोज करो दोनों यहीं से चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही समय के ऊपर चलना प्रारंभ करेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे, यानी दोनों इधर ही चक्कर काटेंगे, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस स्थिति में हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। राइट, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकालोगे तो बताओ बच्चों, एक संख्या तो कितनी है, आपने कहा 18, दूसरी संख्या कितनी है, 12। 18 और 12 का क्या निकालोगे, एलसीएम, यानी यह आ गया 12, यह आ गया बच्चों आपका 18। एलसीएम निकालोगे, 2 का भाग दिया 6 बार, इधर जाएगा 9 बार, 2 का भाग दिया 3 बार, 9 बार, 3 का भाग दिया 1 बार, 3 तिया 9, 3 में 3 का भाग दिया तो बच्चों 1 बार। बोलो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक है। तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और हम मिलेंगे बच्चों ठीक 1 दिन बाद इसी समय पर। ओके, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।